नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका विशेष समाचार बुलेटिन। जी हाँ, चुनाव आ रहे हैं। चुनाव की विशेष समाचार में आपका स्वागत है। आने वाले मंगलवार को यानी आज से 8वें दिन पर शिक्षक मतदार संघ में चुनाव सुबह से शुरू हो जाएंगे। लोग अपना वोटिंग करना शुरू कर देंगे। 35,000 के लगभग अमरावती मतदार संघ में वोट है और इसके लिए 27 लोग 35,000 लोगों को मनाने के पीछे पड़े हुए कि कृपया मुझे वोट दे। कई लोग तो सिर्फ एक वोट मांगते हुए देखे जा रहे हैं, तो कई लोग नहीं पहला वोट देते तो दूसरा, दूसरा नहीं देते तीसरा, तीसरा नहीं देते थे चौथा। इस प्रकार से वोट मांगना चालू है, क्योंकि जो यह चुनाव पद्धति है यह ठप्पा लगाकर नहीं होती है। चुनाव चिन्ह पर ठप्पा नहीं लगाना पड़ता। इससे पहले कहीं पर भी राजनीतिक पार्टी का इसमें चुनाव क्षेत्र में बैलेट पेपर पर महत्व नहीं होता था, लेकिन इस बार पार्टी ने बी फॉर्म दिया है 2 उम्मीदवारों को, जिसके कारण उनके नाम पहले और दूसरे नंबर पर आ गए। नहीं तो अल्फ़ाबेटिकली नाम चलते सीक्वेंस में उस हिसाब से नाम चुनने पड़ते हैं और 1 नंबर 2 नंबर सबसे ज़्यादा पसंद का आपका सबसे पहली पसंद कौन सी, दूसरी पसंद कौन सी, ऐसी 27 पसंद इस मतदान के समय रखी जा सकती। और चूँकि शिक्षकों का द्वारा मतदान किया जाना निश्चित रूप से, हालांकि इस मतदान संघ में भी इनवैलिड वोट की संख्या होती है, गलती यहाँ पे भी होती है। अब ये देखना है कि कितने लोग इसमें इनवैलिड वोट करते हैं, ये तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी चुनाव की सरगर्मियाँ तेज चालू है। इससे पूर्व शिक्षक मतदार संघ का चुनाव कब होता था आम जनता को पता नहीं लगता था, लेकिन इस बार यह चुनाव आम चुनाव सरीका नज़र आ रहा है। शहर में बड़ी बड़ी जगह बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, होल्डिंग्स लगी है, प्रचार के लिए गाड़ियां घूम रही है, ताफा घूम रहा है, मिनिस्टर आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माजी मुख्यमंत्री प्रचार के लिए आ रहे हैं। इतना बड़ा ताफा और इतना बड़ा चुनाव का प्रचार इससे पहले नहीं देखा गया। 2 उम्मीदवार खड़े हैं महाविकास आघाड़ी से और एक भारतीय जनता पार्टी से, जो मुख्य पार्टी है, और 2 पार्टियां और है जिन्होंने अपना बी फॉर्म दिया हुआ है। हमारे साथ में नितेश किल्लेदार, ये लगातार चुनाव क्षेत्र में ग्राउंड में घूम रहे हैं। जानते हैं इनसे कि कहाँ किस किस उम्मीदवार को अब समर्थन मिल रहा नहीं मिल रहा, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी लोग सभी को समर्थन देते हैं। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आकलन होता है कि किस प्रकार इस चुनाव की रणनीति लगी जा रही है, कौन किसके साथ में है, कौन किसके पीछे है, कौन किसको गिराने के लिए पड़ा है, कौन किसको पछाड़ने के लिए पड़ा है। कई उम्मीदवार तो इसलिए खड़े हैं कि यह चुनकर नहीं आने चाहिए, उसके वोट खाने। ऐसी भी हर चुनाव में होता है, यहाँ पर भी शायद ऐसी बात हो। हमारे साथ में नितेश किल्लेदार है जो ग्राउंड से पूरी जानकारी देंगे। नितेश जी, आपका स्वागत है। चूँकि आप लगातार इसमें शिक्षक मतदार संघ में ग्राउंड में आप लोग लगे हुए हैं, तो मुख्य रूप से हम चर्चा करें तो सीधे 2 उम्मीदवार मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के, एक महाविकास आघाड़ी की टिकट मिली है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की। जो वर्तमान आमदार है श्रीकांत देशपांडे, इसको पूरे महाविकास ने टिकट दी है, यानी बी फॉर्म दिया महाविकास आघाड़ी। हालांकि शिवसेना से उम्मीदवार है, लेकिन महाविकास का समर्थन। क्या लगता है महाविकास आघाड़ी पूरी तरह इनके साथ में जुड़ी हुई है? महाराष्ट्र राज्य के विधान परिषद चुनाव जो होने जा रहे हैं, खास तौर से पूरे विदर्भ की नज़र अमरावती विभाग पर है। अमरावती विभाग के जो चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी सत्तादल पार्टी है, केंद्र के अंदर राज कर रही है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। नितिन धांडे इनके प्रचारार्थ उन्होंने कई यहाँ पर सभा ली है। कई लोगों को, शिक्षकों को उन्होंने अपील की है कि आप केंद्र से जो सुविधाएं शिक्षकों के लिए होंगी, जो शिक्षकों की जो समस्या होंगी, हम वो केंद्र के माध्यम से हल करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तरह तरह के आश्वासन शिक्षकों को दिए हैं। नहीं, मैं यहाँ पे यही मेरी बात परसों यहाँ पे दिनेश सूर्यवंशी से भी हो रही थी। यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि केंद्र की जो नीति है उसको यदि ये करना है तो आप नितिन धांडे को वोट दीजिए। मतलब क्या, नितिन धांडे चुनकर नहीं आएंगे तो केंद्र अपने यहाँ से पूरी अपनी नीति हटा लेगा? अकेले नितिन धांडे के भरोसे यहाँ पे नीति आएंगे? मैं एक बार और भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेताओं को स्पष्ट कर दूं कि जो शिक्षकों की जो नीति है, शिक्षकों के लिए जो कोई प्रश्न हल करने होंगे, शिक्षकों के लिए जो कोई प्रस्ताव दाखिल करने होंगे, वो महाराष्ट्र विधान परिषद में जब तक सभागृह में वो विषय पारित नहीं होंगे तब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिल सकता। शिक्षकों की जो मांगे है वो पूरी नहीं हो सकती। पहले ये होता था कि शिक्षक चुनाव के अंदर शिक्षकों की बड़ी बड़ी संगठनाएं होती थी। पूर्व विधायक वसंतराव खोटरे हो गए,
बीटी देशमुख जैसे जो बड़े बड़े पहले जो वसंतराव जी मालदुरे महाराष्ट्र राज्य मालदुरे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के वो थे, बाद में पांडे थे, शिक्षक लोगों के उम्मीदवार थे तो एक ये शिक्षकों के रूप में शिक्षक इनका नेतृत्व करते थे और शिक्षक संगठन से चुनाव होता था और प्रतिनिधित्व जाता था। परंतु इस बार आप देख रहे हैं कि परिषद जो होती है उसका भी उम्मीदवार अलग यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वतंत्र उम्मीदवार डॉक्टर नितिन धांडे के रूप में दिया है। वहीं महाविकास आघाड़ी ने विद्यमान आमदार श्रीकांत देशपांडे इनके ऊपर फिर एक बार मैदान में उतारा है। मैं बता दूं कि श्रीकांत देशपांडे इन्होंने विगत 6 वर्षों के अंदर जो काम किए हैं वो उनके कार्यों की पावती लेकर शिक्षकों के सामने जरूर उतरे हैं, परंतु उन्हें जो अन्य शिवसेना के अलावा जो अन्य 2 दल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, इनका समर्थन नहीं है। यह भी बात ग्राउंड लेवल पर अमरावती नहीं, समर्थन नहीं है, नहीं यहाँ के कार्यकर्ता का समर्थन, तो पार्टी ने तो टिकट दिया है उनको, पार्टी के पूरे टिकट जरूर दिया है, परंतु विकास आघाड़ी के उम्मीदवार करके उनका प्रचार हो रहा है। परंतु राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ जो नेता है वे महासंघ के उम्मीदवार शेखर भोयार के साथ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह खुलेआम प्रचार दौरे करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है श्रीकांत देशपांडे के साथ में रहने वाले कांग्रेस के जो नेता है, उन नेताओं के नाम निर्दलीय जो दूसरे महासंघ से खड़े हैं, संगठनों से खड़े हैं, ऐसे प्रकाश कालबांडे के बैनर पर भी नाम दिखाई, यानी जो ऑलरेडी पद पे है, कांग्रेस के पद पे है, वो दूसरे को समर्थन देते हुए साफ यानी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। यूनिवर्सिटी के जो सीनेट सदस्य है उनके भी नाम प्रकाश कालबांडे के, जो कांग्रेस के तरफ से चुन के कांग्रेस के पक्ष में चुनकर गए, कांग्रेस के पदाधिकारी, आपका कहना है कि खुले रूप में खुलकर पूरा इसका समर्थन कर, खुलकर प्रचार किया जा रहा है। बैनर अध्यक्ष है, कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष खुलेआम काम कर रहे हैं। श्रीकांत देशपांडे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जरूर है, परंतु कांग्रेस उनके साथ नहीं होने का चित्र भी हम देख रहे हैं। लेकिन नीतीश जी, आप पूरा घूम रहे हैं, उम्मीदवारों से भी मिल रहे हैं, आप वोटर से भी मिले, कई जगह ग्रामीण में भी आपने दौरा किया। क्या राजनीतिक पार्टी के पास में शिक्षकों की संख्या है? ये शिक्षक को महत्व देते हैं? शिक्षकों का तो इन्होंने हमेशा दोहन किया है, कोई भी काम आता है तो शिक्षकों पर थोप दिया जाता था, जनगणना का काम हो, इलेक्शन का काम हो, चुनाव के काम भी शिक्षक लोग ही संभालते। तो क्या शिक्षक ऐसे राजनीतिक पार्टी के साथ में रहते हैं? आपको क्या लगता है? शिक्षकों को राजनीतिक दलों से, आपने जो कहा कि अभी कांग्रेस वाले और राष्ट्रवादी वाले दूसरे का काम कर रही है, आपने जिन लोगों के भी नाम गिना है, इनका शिक्षा क्षेत्र से नहीं, इनका राजनीति से संबंध है। अभी यहाँ पे जो चुनाव हो रहा, शिक्षकों का नहीं हो रहा, यहाँ राजनीतिक चुनाव हो रहा है। शिक्षक यदि चुनकर आता है यहाँ पर, समझो श्रीकांत देशपांडे चुन के आते तो ये शिवसेना के उम्मीदवार रहेंगे, शिवसेना के विधायक रहेंगे, शिक्षकों को नहीं रहेंगे। नितिन धांडे भी चुनकर आते तो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, शिक्षकों को नहीं रहेंगे। तो शिक्षकों के पास क्या पर्याय है इसमें? शिक्षक लोग आज, क्योंकि दोनों की तो आपने बता दी, 2 मुख्य जो पार्टियां हैं जो सबकी चर्चा है, जहाँ पे हो रही, धांधे जहाँ तक है संस्थापक संस्था से आते हैं और हाई प्रोफाइल है। बताया जाता है कि धांधे जी को मिलने के लिए 3 बैरियर्स पार करने पड़ते, सीधा कोई मिल नहीं पाता। वैसे यहाँ पे यदि इनकी तुलना श्रीकांत देशपांडे से की जाए तो ईजिली अवेलेबल, तो ये अवेलेबिलिटी कहीं इस पर फर्क पड़ेगी कि राजनीतिक दबाव पड़ेगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने अभी ग्राउंड लेवल में काम किया और जो देखा और शिक्षकों की जो प्रतिक्रियाएं ली है, श्रीकांत देशपांडे जो विधायक है वे लगातार कई दिनों से, कई वर्षों से 365 दिन बोले तो वो शिक्षकों के संपर्क में रहे हैं। उसका कारण यह है कि श्रीकांत देशपांडे का जो काम करने का जो तरीका मैंने देखा है, उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं, वे किसी भी शिक्षक का जन्मदिनों से बधाई देते हैं, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी संपर्क में रहते, किसी प्रकार संपर्क में रहे। उनका ये बोलना है कि अगर 48 घंटे में फोन नहीं उठाता हूं तो मैं निश्चित रूप से आपको वापस कॉल लगाऊंगा, आप मुझे प्लीज कॉल में मैसेज कीजिए। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि हमसे हमारा लोक प्रतिनिधि जुड़ा रहे, चाहे वो विधायक रहे, सांसद रहे, बोल ले जाके, सिर्फ काम करे नहीं करे दूसरी बात है, नहीं करे, एक संपर्क में रहे। उसका जनसंपर्क बनाए रखने के अंदर श्रीकांत देशपांडे को कोई तोड़ नहीं है। निश्चित रूप से इस चुनाव में उनको लाभ होगा। परंतु शिक्षकों का जो आपने प्रश्न पूछे कि राजनीतिक दलों के बारे में उनकी राय क्या है, शिक्षकों की, ग्रामीण अंचल के जो शिक्षक है उनकी भारतीय जनता पार्टी रहो या ये महाराष्ट्र में अभी जो महाविकास आघाड़ी है, इनके प्रति भयंकर नाराजी है। जिस प्रकार से बिना अनुदानित वाले शिक्षकों ने यहाँ पर आंदोलन किया, इस आंदोलन को कैच करने का कई शिक्षक संगठन के नेताओं ने प्रयास किया, चाहे वो वर्तमान अभी उम्मीदवार खड़ी है संगीता बोंडे है, संगीता सचिंद्र शिंदे है, उसके बाद में शेखर भोयर है। विगत 12 वर्षों से शिक्षकों के लिए, उनके ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ में न्याय की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा शेखर भोयर कार्य कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के अंदर भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, भारतीय जनता पार्टी ने
केवल और केवल 20% वेतन जो है वो बिना अनुदानित वाले शिक्षकों को दिया है, जबकि उन्हें 40% वेतन देने का आश्वासन देकर उस अंश से उठाया गया। इस कारण भी भारतीय जनता पार्टी से भी शिक्षकों की भयंकर नाराजगी है और ये नाराजगी इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दी। नहीं, अब दोनों पार्टी से आप महाविकास आघाड़ी की भी नाराजगी है, यानी राजनीतिक दल जो भी है, जो भी सरकार में चला रहे, निश्चित रूप से सरकार का और जो एम्प्लॉयज़ वर्ग है हमेशा कभी किसी की पड़ी नहीं, इनका हमेशा वाद विवाद रही, ये तो चलता रहेगा ना। किसी ने किसी राजनीतिक दल को तो इनको जाके समर्थन करना है, उसके बगैर तो काम भी नहीं कर सकते है। कोई आज यदि शिक्षक परिषद का चुनकर जाता है, इससे पहले भी जो गए, जैसे बीटी देशमुख इससे थे, पदवीधर मतदार संघ थे, वो भी गए, उनको कोई किसी पार्टी का उनको समर्थन मिला, लेकिन उन्होंने किसी को समर्थन खुलकर नहीं दिया, किसी पार्टी का बैनर नहीं लगाया। उन्होंने 25 साल रहे, टोटल हमेशा निर्दलीय रहे, तो अपनी बात रख सके, उनकी स्टडी हो सके। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी करा यहाँ पे, कई, यानी आज जो शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है, छठवां वेतन अलग है, उसके लिए पूरे जिम्मेदारी हमारे बीटी भाऊ देशमुख की, उनके कारण ऐसे उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक पक्ष में नहीं रहते। क्योंकि क्या होता, हम जब सदन में जाते हैं और किसी चीज़ के लिए निर्णय लेना होता है, तो यह राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पे स्वतंत्र नहीं होता है, जो भी राजनीतिक दल से चुन के जाता, क्योंकि इनके लिए व्हिप जारी हो जाता। निर्दलीय पे व्हिप नहीं लगता, समर्थन देना बात अलग, व्हिप नहीं लगता। बीटी साहब ने इसलिए इतने साल कभी मंत्री पद नहीं लिया, क्योंकि मंत्री पद लेने के साथ में उन पर भी व्हिप लागू। तो ये चीज़ें यदि शिक्षक समझते तो निश्चित रूप से शिक्षक में से उम्मीदवार चुनकर देना चाहिए। लेकिन शिक्षक उम्मीदवार का, जैसे बताया कि जो संपर्क राजनीतिक पार्टी का पूरे क्षेत्र में, वो शिक्षक उम्मीदवार का उतना नहीं होता, तो इसलिए फर्क तो पड़ेगा राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं चुनाव पे, वोट बैंक पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। चाहते अभी पहली पसंद अगर देखा जाए तो एक चर्चा है पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, जो 5 जिले हैं, देशपांडे तुझसे बैर नहीं और धांडे तेरी खैर नहीं, कहीं ना कहीं ये नारा भी शिक्षकों के अंदर कहीं ना कहीं उनके कानों में गूंज रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके ये मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जिसने भी ये स्लोगन बनाया होगा, आपने बनाया होगा, तुमने मन से बोला होगा, जो भी बोला होगा कि भाई देशपांडे तुझसे भरनी, दांडी तेरी खैर नहीं, तो दांडी ने एक बिड़गाड़ा के इसका, ये तो किसी के संपर्क में नहीं रहे, ये किसी का क्या नुकसान करेंगे, तो उसकी खैर नहीं की कहाँ से बात आ गई है। शिक्षकों को उनसे मिलने के लिए आपने कहा कि 3 बैरियर पार करना पड़ता है। नहीं, ये देखो, हर आदमी का अपना अपना एक स्टेटस होता है, हर आदमी का जो भी है, एक आम नागरिक नहीं है, उनसे मिलने के लिए हर व्यक्ति मिलने जाए तो उनका पूरा दिन ऐसे चल जाए। काम क्या, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, जिम्मेदारी इसलिए सबसे आसानी से मिले और सबसे मिले जरूरी भी नहीं है। ये तो एक होता ही है, राजनीति में जाने के बाद में कौन किससे मिलता है। ठीक है, कुछ उम्मीदवार है जो लगातार संपर्क में रहते हैं, शेखर बोर जैसे हारने के बाद में 6 साल संपर्क में रहा, हमारे यहाँ खोड़के साहब थे, हारने के बाद में 2 बार हारने, 3 बार हारने के बाद में लगातार जनता के संपर्क में रहे, तो वापस उनको रिजल्ट, वापस संपर्क में रहे, पिछले 6 वर्षों में लगातार संपर्क में रहे। और मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि 12 साल से जो है वे लोक भारती के उम्मीदवार के बारे में बताना चाहूंगा। हर पार्टी को तोड़ है, हर पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से उसका वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़ा है। जैसे बीजेपी के उम्मीदवार के लिए बोनकिले है, संगीता शिंदे है, यहाँ तक कि निम्बोरकर साहब को भी कहा जाता है, दिलीप निम्बोरकर जो है वो भी एक दमदार उम्मीदवार है। पिछले बार चुनाव जरूर हारे, लेकिन उनका जिस प्रकार से जनसंपर्क है, 5 जिलों में भाजपा में सेंध लगा रहे, वो भी भाजपा में सेंध भी लगा रहे हैं। और उनका जो खुद लोक भारती का जन संगठन है, 56 तहसील के अंदर उन्होंने संगठन अपना बनाया है। कुल मिलाकर 5 जिलों के अंदर दिलीप निम्बोरकर, इनका अच्छा तगड़ा जनसंपर्क इस कारण बन रहा है, अमरावती विभाग में उनकी खुद मजबूती है। और जिस प्रकार से कपिल पाटिल जो नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में शिक्षकों का, कपिल पाटिल ने लोक भारती के माध्यम से शिक्षकों के जो प्रश्न हल किए हैं, 7वां वेतन उन्हें लागू कराया, कई सारे उनके शिक्षक, यानी इनके पास में जो नेतृत्व है वो शिक्षकों का, शिक्षकों के लड़ने के लिए नेतृत्व है इनका। यदि ये फॉलो करते हैं कपिल पाटिल को, तो कपिल पाटिल ने शिक्षकों के लिए आज तक लड़े हैं। और यदि शिक्षक पे विश्वास है, तो आपका बोलना है कि निम्बोरकर की तरफ झुकाव उनका होगा, निम्बोरकर की तरफ। और प्रकाश कालपांडे का भी अच्छा प्रचार चल रहा है सब जगह। अभी देखा कि हमने कांग्रेस वाले उनका प्रचार, जैसे आपने बताया, हमने भी कई जगह पोस्टर देखे, तो क्या कांग्रेस का बेनिफिट उनको मिलेगा? कांग्रेस का उम्मीदवार है, ऐसा नहीं लगता आपको कहीं? मैं आपको अब तक बता दूं कि अब तक के श्रीकांत देशपांडे, इनके मंच पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर मंचासीन दिखी, परंतु कांग्रेस के जो अन्य जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष है, बाकी जो पदाधिकारी है, शहर अध्यक्ष है, और भी जो जिले के अंदर जो विविध पदों के अंदर तहसील अध्यक्ष है या बाकी जो लोग भी है जो मायने रखते हैं, आज कांग्रेस जो है वो
अमरावती विभाग के अंदर बहुत बड़ी संख्या में फैली, कई जगह सत्ता पे है, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं पर सत्ता पे है। ऐसे रूप में कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो दिग्गज कद्दावर जो नेता है वे प्रकाश कालबांडे के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश कालबांडे ये अमरावती जिला मध्यावर्ती कोऑपरेटिव बैंक के संचालक रह चुके हैं। सहकार क्षेत्र में उनकी पकड़ है और अपने सहकार क्षेत्र के अंदर कोई किसका नहीं होता। शिक्षकों से कहाँ इनका कोऑर्डिनेशन आया प्रकाश कालबांडे का? प्रकाश कालबांडे खुद शिक्षक रहे और शिक्षक जो माध्यमिक जो शिक्षक परिषद है, शिक्षक जो संगठन है, उसका वो नेतृत्व करते हैं। विगत वो 6-7 वर्षों से वो विदर्भ लगातार काम माध्यमिक कर रहे हैं। विमाशी का, हाँ, विमाशी का नेतृत्व कर रहे हैं और विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व करने के साथ साथ वो सीनेट सदस्य रह चुके हैं। विजुक्टा जो संगठन है उसका भी वो प्रतिनिधित्व कर चुके अभी हैं। तो विजुक्टा से अविनाश बोर्डे खड़े हैं। अभी कर चुके हैं, माजी सदस्य उसके थे, लेकिन उसका नेतृत्व वो कर चुके हैं। इन शिक्षकों के संगठन पे काम करने से प्रकाश कालबांडे को भी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का साथ जो है वो मिलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यानी ये देशपांडे को नुकसान पहुंचाएंगे, जो प्रकाश कालबांडे देशपांडे को नुकसान पहुंचाएंगे और निम्भोरकर, संगीता शिंदे और कौन सा बोनकिले, ये धांडे को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी मुख्य रूप से दो लोगों को नुकसान ज़्यादा, और इस नुकसान में कोई फायदा उठाने वाला भी दिखता है कि भाई ये दोनों के नुकसान में तीसरा फायदा उठा सकता है। 6 उम्मीदवारों के अंदर आज जो 6 शेखर भोयर है, जैसे बताया राष्ट्रवादी का शेखर भोयर चल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित उम्मीदवार हम शेखर भोयर को कहेंगे। विगत 12 सालों से शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाले, विविध आंदोलन करने वाले शेखर भोयर आज 5 जिलों के अंदर जिस प्रकार से शिक्षकों का उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, इसको देखते हुए तीसरा ऑप्शन जो है वो ढूंढ रहे हैं शिक्षक की। हम लोग अगर इनको ना चुने तो तीसरा शायद। पिछली बार भी हमारे यहाँ जब मैंने शेखर भोयर का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा कि मैंने 153 आंदोलन किए अब तक। तो कई लोग उनके थे कि मेरे को फ़ोन करें, 153 आंदोलन करने के बाद में यदि हल नहीं हो सकता तो आगे क्या हल करेंगे? ऐसे भी लोगों, इतने आंदोलन करने के बाद में या तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो सिर्फ आंदोलन करना तो काम नहीं है ना, उसका सोल्यूशन के लिए भी रास्ता देखना पड़ता है ना। तो सोल्यूशन उनका रूप से उनका यही कहना है कि मैं आंदोलन करते जा रहा हूँ, एक बार आप मुझे चुन के दो तो मैं सोल्यूशन निकालूंगा। और बिना चुने सोल्यूशन नहीं हो सकता। चुन क्या तो हर जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी उम्मीदवार से संवाद किए, जिनसे भी बात की, हर व्यक्ति 2 मुद्दे स्पष्ट रूप से लेते हैं। पुरानी पेंशन का वापस लागू करना और बिना अनुदानी शाला का। तो ये सारे प्रश्न सरकार के, अकेला यहाँ से कोई उम्मीदवार जाके क्या ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? ऐसा लगता है जितने भी ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पुरानी वेतन वापस, हर व्यक्ति जितने भी हमने आज तक लिए होंगे पुरानी पेंशन वापस लागू करना। यदि हम इनसे भी पूछेंगे वापस, श्रीकांत देशपांडे से पूछेंगे, हाँ वो भी पुरानी पेंशन वापस लागू करना। हालांकि श्रीकांत देशपांडे पिछले टर्म में भी पूरे सत्ता में थे, सत्ता बदली तो भी वापस वो सत्ता में ही है। श्रीकांत देशपांडे से सत्ता कहीं नहीं छूटी। पिछली बार भी सेना और बीजेपी की सरकार थी, वो सेना के समर्थन में थे। अभी भी महागाड़ी की सरकार है तो महागाड़ी के समर्थन में। ये पूरे लगातार सरकार के साथ में रहे। क्या ये शिक्षकों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए? निश्चित रूप से मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, जो शिक्षकों का जो मुद्दा है, जो सन 2005 के बाद जो शिक्षक लगे हैं उन्हें वेतन श्रेणी लागू नहीं है। वो शिक्षक जो है वो जब तक पढ़ाएगा, जब तक रिटायरमेंट हो जाएगा, और रिटायरमेंट होने के बाद में अगर उसका पैसा खत्म हो जाता है तब वो अपने परिवार के लिए, उसको पेंशन ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो जमा कर पूंजी है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाएगा, घर बांधेगा, जो भी करेगा, लेकिन उसके बुढ़ापे की लाठी जो होती है वो उसका सेवानिवृत्ति के बाद में उसका वेतन होता है। वो सेवानिवृत्ति की पेंशन ही अगर बंद कर दी गई तो वो शिक्षकों के ऊपर कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। बाकी अन्य सरकारी विभागों में क्यों नहीं है? शिक्षक लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बाकी लोगों की वेतन श्रेणी क्यों बंद नहीं की? जो शिक्षा के अंदर अच्छी शिक्षा देता है, एक विद्यार्थी को छोटे से बड़ा करने में एक बहुत बड़ी शिक्षक की अहम भूमिका होती है। हम बोलते हैं तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो गुरु, सखा तुम ही हो, और उस सखा के साथ में ये अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं उसे दुख तो होगा। और वो चाहता है कि सरकार से, वो अपेक्षा रखता है कि भाई कम से कम सरकार मेरी बुढ़ापे की लाठी तो बने। वो कहाँ गलत सोच रहा है? आज शिक्षक महासंघ के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग संगठन उतरे हैं, इसके अंदर लोग, शिक्षक जो एक समझदार मतदाता है, शिक्षक एक सामान्य मतदाता नहीं है कि विधायक के और सांसद के चुनाव हो रहे हैं जिसमें सामान्य लोग भी रहते हैं, इसमें महिला शिक्षिका भी है, लेकिन जो शिक्षक है ये बुद्धिजीवी वर्ग है। ये बुद्धिजीवी वर्ग 5 जिलों का 34,680 मतदाता है। ये इस बार सोच समझ के निर्णय लेगी कि हम किसके ऊपर विश्वास रखें, किसे अपना प्रतिनिधित्व चुने। हो सकता है कि वर्तमान विधायक जो है श्रीकांत देशपांडे, इन्हें ही वापस चुन सकते हैं क्योंकि ये सत्ता में है। सत्ता में रहने के बाद सदन में ये प्रश्न हल कर सकते हैं। अन्यथा अगर शिक्षक ये भी चाहेंगे कि हम दूसरा ट्रम्प कार्ड खेलें,
अगर बीजेपी नहीं चलती है, महाविकास आघाड़ी नहीं चलती है, तो ट्रम्प कार्ड के रूप में दिलीप निम्बोरकर को भी ऑप्शन के रूप में चुना जा सकता है। काल पांडे, शेखर बोर है, ये वापस सेकंड ऑप्शन, ये बहुत सारे इनके सेकंड, ये भी ये लोग भी ऑप्शन है। ये लोग भी है ना सेकंड वोट मांगे। सेकंड वोट किनसे मांग रहे हैं? इनके सेकंड वोट तो इनको काम में आने वाले नहीं है, धांडे के और देश पांडे। इनको तो जो नीचे जो बाकी लोग रहेंगे कम से कम लोग, उनके वोट इनको काम में आएंगे। उनके वोट भी यदि आते हैं तो, और वोटिंग प्रतिशत भी मुझे लगता है इस बार 50-55% से ज़्यादा नहीं होना है, इससे ज़्यादा ये होना नहीं है। पिछले बार भी करीब 50-60% के आसपास ही था, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसी के आसपास था जो भी था। तो वोटिंग परसेंट भी, और वोटिंग परसेंट कम, इसलिए मैं वापस उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ। शिक्षक, आज का शिक्षक को 6वां वेतन आयोग भी लागू है। जिस ढंग से उसकी सैलरी है, जिस ढंग से उसका रहन सहन है, जिस हिसाब से मेंटेन है, जिस हिसाब से उसका शिक्षा क्षेत्र में उसकी पहचान है, एक इज्जत है, क्या लगता है कि उन्हें किसी आमदार की ज़रूरत है? निश्चित रूप से कैसा है कि अगर, क्योंकि बहुत संपन्न क्षेत्र है ये। सिर्फ आपने किस चीज़ की मुद्दा लोगों के पास में है? बिना अनुदानित शाला के कितने रजिस्टर शिक्षक, ये बोलते 11,000 है, कोई बोलता 10,000, कोई 12,000, मुश्किल 4-5 हज़ार से ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। शिक्षक बहुत होंगे, रजिस्टर्ड नहीं है। तो 4-5 हज़ार लोगों के लिए क्या चुनाव हो रहा है ये? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आज भी समाज के अंदर, क्योंकि शिक्षक शुरुआत होता है, अब ठीक है, सबको पता है, कहीं पे भी शिक्षक को लगना है, कॉलेज में लगना है, अच्छी यहाँ की एक रेपुटेड कॉलेज है, 1-1 करोड़ रुपए तक उसका शिक्षक को पद पे रखने का डोनेशन मिलता है। लेक्चर 50 लाख, 1 से 1 करोड़ तक ऐसे शिक्षक हैं। 75 लाख के बड़ी बड़ी यहाँ की इंस्टीट्यूट है सेक्शन, 75 लाख में सीटें बिकी है, 1 करोड़ में सीटें बिकी है। 15 लाख से कम तो कहीं डीएड वाला टीचर भी नहीं लगता। इतने जब उनको 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जब वो संस्था वालों को पैसे देखते, तो संस्था वालों के प्रति उनका देखने का नजरिया तो बदलेगा निश्चित रूप से। संस्था वालों के प्रति कहीं ये नहीं रहेगा उसका। लेकिन क्या इन लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक आमदार की ज़रूरत है? निश्चित रूप से समाज का जो दृष्टिकोण है शिक्षकों के ओर देखने का, उन्हें लगता है अगर एक घर के अंदर पति पत्नी दोनों शिक्षक है तो पगार कितनी आती होंगी महीने की। ये निश्चित रूप से एक सोचने, दोनों बोलते 2.5-3 लाख रुपए, दोनों को मिलकर एक 1.5 लाख 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसे समय के अंदर ऐसी सब व्यवस्था होने के बाद में उनको नेतृत्व करने के लिए विधायक की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन जो शिक्षक आज शिक्षकों के अलावा शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक इस 34,680 ओटों के अंदर शिक्षकेतर कर्मचारी है, बिना अनुदानित तत्वों पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो संस्थाओं के अंदर बूढ़े हो चुके हैं, अपनी उम्र का जो महत्वपूर्ण समय रहता 20 साल 22 साल से, जो डीएड होने के बाद में 25 वर्ष हो जाते हैं, 25 साल से जिसने 35 साल 40 साल तक के उस संस्था को दिए है, जिसे अनुदान ही नहीं मिला, बिना अनुदान अभी हुई है, 20% वेतन श्रेणी लागू हुई है, लेकिन अपना जीवन का मुख्य समय देने के बाद आज उसके ऊपर जो बीत रही है, ऐसे शिक्षकों को नेतृत्व की निश्चित रूप से आवश्यकता है। सदन में उनकी आवाज उठाने वाला मैं यही बोल रहा कि जो मतदान का प्रतिशत कम होता है, जो मतदान का प्रतिशत कम, शिक्षक है, समझदार है, तो 100% वोट होना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है, वोटिंग लिस्ट में तो क्या होता है, एक वार्ड में भी नाम है, दूसरे वार्ड में भी, तीसरे वार्ड में एक व्यक्ति के नाम 3 जगह रहता है। तो जो वोटिंग संख्या रहती है उसमें तो 15% वोट रहते ही नहीं है। बचे हुए 85 में से यदि 70% वोट होता है तो बहुत अच्छा वोटिंग्स रहता है, क्योंकि उसमें कई लोग बाहर भी जाते हैं। इसमें कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, सब जगह लॉकडाउन सही की स्थिति आज भी जो 9वीं 10वीं 11वीं की स्कूलें चालू हुई है उसमें भी वो बोल रहे हैं कि तुम लिख के दो, ये बोले हम लिख के नहीं देते। जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा उनको ग्रहण करनी, शिक्षा इनको देनी है, सरकार बोलती चालू करो, जिम्मेदारी बोलते संस्था को। संस्था कहाँ से जिम्मेदारी? अरे हो गया, किसी को कोरोना होगा तो क्या इलाज होगा, इससे ज़्यादा क्या? कोई भर के देने वाली, कंपनसेशन देने वाली तो बात नहीं, फिर ये जिम्मेदारी क्यों फिक्स की जा रही है? ये भी तो अभी मुद्दा बहुत बड़ा होता है कि शिक्षा आज लगातार अप्रैल से लगातार शिक्षा क्षेत्र पूरा बंद है। ऑनलाइन लोगों ने पढ़ाना चालू किया, जो शिक्षक का इंटरेक्शन है वो बंद हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है। अब शिक्षक का आमदार निश्चित रूप से जाके वहाँ सदन का आमदार होता है, राजनीतिक पार्टी का आमदार होता है, शिक्षक का कहाँ रहता? जो वोटिंग कम है, वोट कम हो रहा है, उसके पीछे बताने का मेरा कारण ये है कि इन लोग सारे के सारे बहुत अच्छे से वेल संपन्न लोग हैं। वोट दिया क्या या नहीं दिया क्या, उनको धंधे चुनकर आता है क्या, या फिर देश पांडे चुनकर आए या निम्बोरकर चुनकर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई काम नहीं पड़ा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे लोगों के कारण गलत उम्मीदवार चुनकर आ जाता है।
आज हमने अभी जो चर्चा की है, यानी जो मुख्य रूप से अभी चर्चा में दिख रहे हैं, 3-4 चर्चा वाले और रह गए, लेकिन अभी समय भी बहुत ज़्यादा हो गया। अगली वापस मुलाकात में हम आपको और बाकी के उम्मीदवार ये 6 उम्मीदवार के लिए कितना घातक होगा, कौन किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसका 2 नंबर का वोट किसके 1 नंबर पे जाएंगे, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करके आपके पास में पुनः वापस आएंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी सभी दर्शकों तक के दी। हालांकि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह मात्र 35,000, 5 जिलों में 35,000 लोग मिलकर एक विधायक चुनेंगे। लेकिन इसके साथ में भी जनता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि अपने क्षेत्र से विधायक चुनकर जा रहा है, यही विधायक कल जाके मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री के तक बनते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसी सदन से, जिस सदन में हम यहाँ से इस मतदार संघ से चुनकर भेजे, तो ऐसे समय जनता का भी कर्तव्य है कि जो सही उम्मीदवार आपको दिखता है, आपके जानकारी में दिखता है, यदि आपके पास कोई शिक्षक वोटर है तो उस चीज़ के बारे में उसको जानकारी दे और उसको समझाए। केवल अपना फ़ायदा न देखे कि मेरी पेंशन चालू हो जाएगी, तुम्हारी पेंशन ठीक है चालू हो जाएगी, लेकिन उसके साथ में यदि कहीं उन पर जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को पूरा देने के लिए उनके पास समय चाहिए और उनको उस चीज़ की जानकारी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोने के थाली में बैठ के पैदा हुए, चांदी के चम्मच से खाते हैं और हमको कुछ नहीं है तो हम कुछ कर सकेंगे। ऑलरेडी ये लोग भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन और नई जिम्मेदारी स्वीकारने के कितने योग है, यह सब जनता का काम है। क्योंकि सदन में आप प्रतिनिधि भेज रहे हैं, सदन में प्रतिनिधि भेजिए तो वो आमदार ही रहता है, फिर सबका आमदार हो जाता है वो। आप भी अपनी समस्या कभी लेकर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं शिक्षकों का आमदार हूँ तो शिक्षकों को सुनूंगा, आपकी भी समस्या सुनेंगे और कोई जिम्मेदारी दे दी। जैसे प्रवीण पोटे अमरावती से थे, वो विधान परिषद के पालक मंत्री थे, मंत्री थे, रंजीत पाटिल हमारे यहाँ पे मंत्री थे, ये सब लोग विधान परिषद से जो चुनकर जाता है, ऐसा माना जाता है कि समझदार व्यक्ति है, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाली जा सकती है। तो जो समझदार हो और जनता के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए आपका भी कर्तव्य है कि आपके आसपास यदि कोई शिक्षक है तो किसी राजनीतिक पार्टी और किसी संघ में न जाते एक अच्छे व्यक्ति को चुने। पुनः आपसे मिलेंगे इसी मतदार संघ के चुनाव संघ की नई जानकारी लेकर। नमस्कार।